हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने गोल्डन लाइफ के बारे में। गोल्डन लाइफ में हमें कैसे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए और क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी 60 साल होने के बाद हमारे पास उसको कैसे प्लान करना चाहिए, इस वीडियोज में हम सारी डिस्कस करेंगे। पिछले 2022 की वीडियोस में आप लोगों ने बहुत उसको लाइक किया, सपोर्ट किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी क्या फीडबैक है जरूर कमेंट्स करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में जब से हम अपना जॉब स्टार्ट करते हैं उस समय से लेकर अब बहुत ज़्यादा खूब अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, खूब कमाते हैं। उस लाइफ स्टाइल में हम अपनी गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, जहाँ जाना है जाते हैं और बच्चों की शादी करते हैं। लेकिन आता है हमारा स्टेज रिटायरमेंट प्लानिंग, जहां पर हम रिटायरमेंट प्लानिंग को सोचते नहीं है और वो हमारा प्लानिंग एज इट इज रह जाता है। तो उसको हम कहते हैं सेकंड इनिंग, यानी लाइफ का सेकंड स्टेज, जहां पर हम अगर शुरुआत में हमने कुछ भी नहीं किया तो बहुत बड़ा वैकेंट होता है और उस वैकेंट को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस वैकेंट को किया हुआ है या आप यंग एज है, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर सोचिए। तो हम चलते हैं सेकेंड रीडिंग में, अपने प्लानिंग को कैसे करना चाहिए और क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए कहा गया है केयर एंड प्रिपेयर आपकी रिटायरमेंट लाइफ को फिट कर सकता है और वहीं से हमारा सब कुछ होता है। तो इस टाइप से आपकी जो जितने भी पेंशन फॉर ओन लाइफ, लाइफ पार्टनर, ये सब हमारी लाइफ की चीजें हैं जो हमें एक सर्टेन टाइम पर रिक्वायरमेंट है कि आपका जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो हम क्या चीजें सोचते हैं कि हमारा फंड सिक्योर हो, मेरा तो पेंशन हो ही, मेरे वाइफ को भी पेंशन हो, आपकी सिक्योरिटी के फंड्स हो गए, आपका फंड सिक्योर हो गया, टैक्स के कॉम्प्लिकेशंस आपको क्या क्या होने वाले हैं उस पर क्या क्या ध्यान देना है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको बार बार जैसे रिटायरमेंट हो गया तो हमारे पास पूरा टाइम होता है, तो हमें वोकेशंस पे जाना है तो उसके एक्सपेंस कहाँ से आएंगे, जो महंगाई इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे करना है। तो ये सब चीज़ों को सोच के हमें अपना काम करना चाहिए। तो मेंटेन लाइफ स्टाइल, फुलफिल ड्रीम और हेल्थ जो आपको प्रोटेक्ट करना है, लिव लेगेसी, ये सब चीजें जब आप करते हैं तभी जाके आपको कंप्लीट होता है। तो पहले आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी 60 की एज हो गई, अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो जरूर आप सोचिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि वो मेजर एक्सपेंस है और उसमें आपको चीजें देखना है। अब हम फोकस करते हैं कि हमारे पास अभी के 60 एज होने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, बेस्ट है, जो सेफ है और सिक्योर है। तो उसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, जिसमें मैंने पहला रखा है आरबीआई FRSB फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। इसके बारे में सारी डिटेल्स में पीछे बताऊंगा। SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, बैंक फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इमीडिएट एन्युटी, LIC का, नेशनल पेंशन स्कीम, और ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए और वीडियोस को अपने नियर एंड डियर में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं, अगर मेरे पास 50 लाख का फंड है, मैं रिटायर हुआ हूं, 50 लाख का मेरे पास फंड है, तो हमें कैसे बेस्ट तरीके से मैनेज करना चाहिए। मैंने एक आइडिया दिया है, आपके आइडियाज हो सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। आइडियाज में मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर RBI FRSB फ्लोटिंग रेट सेविंग स्कीम, पहले मैंने इससे पहले वाले जो 2022 में वीडियो दिया था वहां पर मैंने आपको रखा था प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना अब नहीं है, इसलिए उसके जगह पर हमारा है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, जो RBI के द्वारा है। ये कैसे है, क्या है, सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। सो बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियोस को पूरा देखिए, तभी जाके आपको इसका फायदा होगा। दूसरा हमने रखा है सीनियर सेविंग स्कीम, तीसरा हमने LIC का एन्युटी। तो हमने 50 लाख को अगर एज 60 साल का हो गया है तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, एक आइडिया दिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, 19,34,200 यानी सर्टेन पार्ट हमने एक LIC में डाला, जहां से मंथली रिटर्न्स 10,000 रुपीज आना शुरू हो जाएगा।
उसी तरह से आरबीआई के बॉन्ड्स में डाला जो 15 लाख रुपए, वहां पे भी 10,000 का रिटर्न्स आना आपको शुरू हो जाएगा। और सीनियर सेविंग भी हमने 15 लाख डाला जहां पर 10,000 का रिटर्न आएगा, तो 50 लाख में हमारा 30,000 का रिटर्न्स इजिली आ जाएगा। 1 लाख रुपीज हमने एनपीएस में डाला, इसके भी रीजंस क्या है मैं जरूर आपको समझाऊंगा आगे वीडियोज में। अब हम देखते हैं आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स क्या है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स क्या है? आरबीआई ने आपको, जैसे हम एनएससी करते हैं, एनएससी आप लेते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो उससे 0.35 एक्स्ट्रा आपको रिटर्न्स आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में मिलता है। गारंटी के नाम पे करें तो पूरी गवर्नमेंट की गारंटी है, तो यहां पर ये बॉन्ड्स आपका पूरा गवर्नमेंट की गारंटी कर देता है। इसको आप 7 साल तक की इसकी मैच्योरिटी होती है, 7 साल तक आपको ये रेट मिलेगा, लेकिन जो एनएससी का रेट होगा उससे 0.35 एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी अगर हमने ये प्लान लिया, ये आरबीआई के हमने फ्लोटिंग रेट सेविंग फंड्स में डाला, तो यहां पर हमें 0.35 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो एनएससी में मिल रहा होगा वहां पर उससे हमें इतना एक्स्ट्रा मिला, तो इसका आज के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.05, और इसका इंटरेस्ट हर 3 महीने पर आपको पेड होते रहता है, हर 3 महीने पे। तो पहले मंथ ये नहीं आएगा, लेकिन क्वार्टर में, हर क्वार्टर में आपको रिटर्न्स आता रहेगा। और जैसे जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अगर डाउन होता है तो एनएससी का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा डाउन होगा। तो इसलिए यहां पर हमने 15 लाख रुपए रखा है जो आपको गवर्नमेंट की गारंटी है। आप कहेंगे कि सर हम इसको लेंगे कैसे? तो आरबीआई ने अपना पोर्टल दिया है आरबीआई डायरेक्ट, जिसका मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो आरबीआई डायरेक्ट पे आप लॉगिन कर सकते हैं और वहां से आप डायरेक्ट इसको ले सकते हैं। पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है, गारंटेड है। तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 15 लाख रुपए हमने यहां पर डाल दिया। उसके बाद हमने किया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सभी लोग जानते हैं और सबके चॉइस भी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर भी नॉर्मली क्या होता है, जब रिटायरमेंट होते हैं तो हम पूरा फंड उठा के सीनियर सेविंग में डाल देते हैं, या सर्टेन कई सारे मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको लोगों ने फंसाया, बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद वो कहते हैं कि सर आप यहाँ पर डाल दीजिए, और वो उसमें ये म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालते, वो पॉलिसी कर देते हैं और पॉलिसी करके कहते हैं 5 साल में डबल हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और फिर बाद में उनको परेशानी होती है। वो जो बंदा जिसने एसबीआई में किया या किसी बैंक में किया, वो छोड़ के भाग जाता है, चला कंपनी किसी और ब्रांच में शिफ्ट हो जाता है और फिर वो पछताते रहते हैं। तो इसलिए हमें किसी पर भरोसा नहीं करना, अपना सोचना है, समझना है, फिर जाके काम करना है। तो हमने यहाँ पर रखा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, यहाँ पर आपको 15 लाख रुपए रखा, ठीक है। और उसमें अगर 60 साल की एज है तो हमें क्या क्या है, कोई भी इसको ले सकता है। इंडियन सिटीजन्स, एनआरआई और पीआईओ इसमें अलाउड नहीं होते। पहले इसकी लिमिट 15 लाख मैक्सिमम थी, लेकिन अब इसकी लिमिट 30 लाख तक गवर्नमेंट ने कर दिया है। 1000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने 15 लाख रखा है। अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके, फंड को जब तक आप डिस्ट्रीब्यूट करके काम नहीं करेंगे ये फायदेमंद नहीं रहेगा। एक जगह पर एक ही पॉकेट में सारे पैसे नहीं रखने चाहिए। आज की डेट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2%। समय के अकॉर्डिंग ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट करेगा। तो यहां पर इसका टेन्योर कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स, उसको 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, यानी 8 साल तक हम इसको कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज सोचना है, मैच्योरिटी से पहले अगर हम प्री मैच्योर लेते हैं, 1 साल के बाद ही हम फंड निकालने जाते हैं, तो आपको 2% का चार्ज लग जाता है, पेनल्टी लग जाता है। अगर आप 2 साल के बाद निकालते हैं तो 1.5% का चार्ज लगता है। तो इस टाइप से यहाँ पर एक पेनल्टी क्लॉज भी है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट अंडर एटीसी यानी 1.5 लाख रुपए का जो आपका टैक्स बेनिफिट होता है एटीसी में, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, नॉमिनी अलाउड है। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आप पैसा 30 लाख तक पार्क कर सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके आगे हम चलते हैं, जो मैंने कहा पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम, MIS जिसको बोलते हैं।
पहले इसकी लिमिट कम थी, अब इसकी लिमिट 9 लाख इंडिविजुअल में कर दिया गया है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो उसकी लिमिट 15 लाख रुपए तक कर दिया गया है। ठीक है, यानी 15 लाख रुपए तक अगर आप ज्वाइंट अकाउंट जैसे हस्बैंड वाइफ ने खोला है तो 15 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इंडिविजुअल करते हैं 9 लाख वाइफ के नाम पे, 9 लाख अपने नाम पे, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 7.4% है और मंथली पेएबल है। ठीक है, मंथली आपको पेंशन इसके आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपके फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और यहाँ पर फंड्स हमने पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा है। टेन्योर इसका 5 ईयर्स ही है, और मेरा मेन फोकस है कि टेन्योर थोड़ा हमारा लंबा हो, 7 ईयर 10 ईयर्स, ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस हो तो आपको उससे असर ना पड़े। मिनिमम 1500 रुपये है। एज आपका 60 ईयर्स भी ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं। अगर आप माइनर के नाम पर करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। एनआरआई पीआईओ को ये अलाउड नहीं है। इसमें भी आपको अगर प्री मैच्योर 3 साल से पहले अगर क्लोज करना चाहें तो 2% की पेनल्टी लगती है, 3 से 5 साल में 1% की पेनल्टी लगती है, यानी प्री मैच्योर में आपको पेनल्टी लगना ही लगना है। तो पोस्ट ऑफिस का MIS स्कीम आपने ये देखा, हम देख लेते हैं आगे। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं, FD करते हैं, देखिए FD में पहले 1 लाख की गारंटी थी, अब गवर्नमेंट ने उसको 5 लाख की गारंटी कर दिया। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए FD में रखा हुआ है, किसी कारणवश बैंक को प्रॉब्लम हो गई, आए दिन बैंक को कुछ ना कुछ होते रहता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या होगा कि आपको 5 लाख तक की सेफ्टी है, 10 लाख रुपए आपके सेफ नहीं है, वो 10 लाख रुपए मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं, तो इसकी कोई नहीं। तो इसलिए मैं FD को बिल्कुल ही अवॉइड करता हूं। तो लेकिन आपको बताने के लिए कि FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर चीजों से डाउन है, तो इसलिए आप वहां पर FD में इन्वेस्ट ना करें, और इसमें भी अगर आप फॉर क्लोजर करते हैं तो चार्जेस तो लगता ही लगता है। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है, कई सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं, कई नॉन सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है, इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड अगर आपको मिलता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे 9% 10% के रिटर्न्स वाले बॉन्ड्स मिलते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के सेफ बॉन्ड्स, जैसे SBI का बॉन्ड्स अगर आपको मिलता है जो 8% 8% के पास मिलता है, तो फंड आपके पास है तो वहां पर पार्क कर सकते हैं। कैसे इस बॉन्ड्स को खरीदना है उसके लिए हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उस पर बात करेंगे, अगर आपको बॉन्ड्स के बारे में आगे डिटेल्स जानना है तो। हमारे पास एक चौथा ऑप्शन और भी होता है, म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन। म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप अपने फंड्स को रख सकते हैं। ये मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर इसलिए बताया कि आप चीजें कर सकते हैं। लेकिन 60 साल के बाद जो हमने 50 लाख का एक टारगेट रखा है, 50 लाख की मैंने पोर्टफोलियो आपको बता दी है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड्स के थ्रू 3 साल 4 साल 5 साल के होराइजन पर आप अपने फंड्स को पार्क कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे मिल जाते हैं, और इसमें अगर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप या बैलेंस फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड में जाते हैं तो आपको सेफ्टी भी ज्यादा रहता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब भी म्यूचुअल फंड्स में कोई फंड पार्क करते हैं तो वहां पर कोई लिमिट नहीं होता है कि मुझे 10 साल के बाद ही मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा। आपके पास ऑप्शन होता है प्री मैच्योर करने का, छोटा सा पैसा निकालने का, पूरा निकालने का या नहीं निकाल, ये सारी चीजें वहां पर होता है। ओपन एंडेड फंड्स होता है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क कब स्टार्ट होता है, अगर आप आज लिया और कल निकालने को सोच रहे हैं, आज लिया और 1 महीने के बाद निकालने की सोचते हैं और आपने प्लानिंग ढंग से नहीं किया, तब जाके आपको रिस्क आपको वहां पर होता है। तो इसलिए रिस्क को डिवाइड करके चलिए ताकि ये सारी टेंशन ना आए, और कम से कम 3 साल 4 साल 5 साल के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर पैसा रखते हैं तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। और बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म फंड्स या मनी मार्केट फंड्स भी आपके पास ऑप्शन होता है, वो आप अपने एडवाइजर से बात करेंगे तो विशेष गाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि तीसरा हमारा ऑप्शन था कि हमने और पैसा रखा कहाँ, LIC के इमीडिएट एन्युटी में।
LIC इमीडिएट एन्युटी जीवन अक्षय का है, जिसमें आपने जीवन अक्षय में आज के टाइम में 6.48% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जब जीवन अक्षय में आप इन्वेस्ट करते हैं, जीवन अक्षय के वीडियोस मेरे चैनल पर है, जीवन अक्षय में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो LIC उसी समय से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज 10,000 देने को बोला है, ये 10,000 आपके 100 ईयर्स तक देते रहेगा और नहीं रहने के बाद पूरा का पूरा पैसा आपके नॉमिनी को रिफंड हो जाता है। तो इस तरह से अगर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये मौका मिलता है तो हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे याद है मेरे एक क्लाइंट ने आज से 1980-90 के करीब उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ का अमाउंट और 12% से कुछ ज़्यादा रिटर्न था। आज भी उनको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस टाइप से ऐसे फंड्स जब आपको मिले और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले तो उसको आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, LIC के जीवन अक्षय 7 में भी पैसे डाले हैं और वो पैसा 6.48 का रिटर्न अभी मिल रहा है और ये होल लाइफ आपको मिलता रहेगा। तो आप यहाँ पर करें और आपका बाकी पैसा आपके नॉमिनी को रिफंड हो जाता है। इनकेस बीच में आपको जरूरत पड़ती है तब भी आपके पास इसमें फॉरक्लोजर अलाउड है, लोन इस पे लेना चाहे तो अलाउड है, तो वो सब चीजें हैं। तो ये आपका पैसा जीवन अक्षय 6-7 में डाल सकते हैं। चौथा एक और ऑप्शन आता है नेशनल पेंशन स्कीम। कई लोग होते हैं जिनके टैक्स की लायबिलिटीज भी होती है, टैक्स भी उनको देना पड़ता है, तो उनके लिए एक ऑप्शन और भी है कि हमारे NPS में जो IT सेक्शन 80 CCD है, अगर 50,000 रुपये तक इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर वो टैक्स से आपको बचत मिलता है, वहां पर उस 50,000 पर टैक्स नहीं लगता है। और उसके रिटर्न्स अगर आप देखें, जैसे SBI पेंशन फंड्स की बात करें तो 3 साल में 14% का रिटर्न है, 5 साल में 9.5% का रिटर्न है। तो इस टाइप से 10 आप मानिए कि 5 साल का अगर टारगेट रखते हैं तो 10% का ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न्स मिल जाता है। तो यहाँ पर एक चीज होगा कि आपका टैक्स भी बच जाएगा। 80 CCD 80C में तो 1.5 लाख रुपए बचता है और 50,000 रुपये और आपको 80 CCD में बच जाएगा, तो 2 लाख रुपए तक का आपको टैक्स बेनिफिट इन सेगमेंट्स में आ जाएंगे और रिटर्न्स भी आपको अच्छा आ जाएगा। तो NPS मैंने लिखा तो है, लेकिन NPS में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर लास्ट में कोई भी अमाउंट नहीं डाला, लिखा है रिटर्न्स ओनली आफ्टर 5 ईयर्स। 1 लाख रुपए अगर आप डालते हैं तो 5 साल के बाद अगर 10% का हम रिटर्न्स लगाते हैं या 12% का रिटर्न, तो 10 से 12% के रिटर्न्स में ये 1,75,000-76,000 रुपये आपका हो जाएगा। और वो जो रिटर्न्स आएगा 175, तो 1 लाख तो आपकी इन्वेस्टमेंट है और 75 वो भी टैक्स के में नहीं आएगा। रीजन क्या है कि 1 लाख रुपए तक का जो रिटर्न्स आया वो आपके टैक्स से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो हमने प्लानिंग किया 50 लाख का, यहाँ पर आप 30,000 रुपये का रिटर्न्स भी मंथली ले सकते हैं और आपको आने वाले समय में पूरा फंड्स रिटर्न भी हो जाएगा और आपके टेंशन्स भी नहीं रहेंगे। तो इस टाइप से आप सीनियर सिटीजन्स के लिए ये आज अगर हम कंफर्टेबल होकर रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो नए एज के लोग हैं उनको भी अपने सेकंड इनिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए और वेल प्लान करके अपने डिसिप्लिन में रह के ये सारी चीजों को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपका ये मेरा सुझाव अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये जरूर आप कमेंट्स करके बताएं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।